Hello everyone, this is Jayant. So this is the third lecture of molecular spectroscopy class. In the last two classes we have just covered the introduction part of the molecular spectroscopy. So last two classes में हमने देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं. उसके बाद हमने जो तीन कंडीशंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में, वो तीन कंडीशंस पे ही हमें पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो भी अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो भी हम अलग अलग स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, उन्हीं तीन पॉइंट्स पे ही ओरिएंटेड पढ़ेंगे. वो तीन पॉइंट्स क्या थे? उसमें से जो पहला पॉइंट था वो क्या था? बोहर कंडीशंस, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, जो क्या बताता है हमें एनर्जी लेवल्स की गैप के बारे में बताते हैं, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, विच अल्टीमेटली टेल्स अबाउट द रेडिएशनल एनर्जी, कि हमें कितनी अमाउंट की रेडिएशन चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द ट्रांजिशंस. उसके बाद हमने जो सेकंड कंडीशन देखी थी वो होती थी सिलेक्शन रूल. तो सिलेक्शन रूल हमें क्या बताते हैं? वो हमें हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पढ़ना है. वो हमें ये बताते हैं कि किन किन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होंगी. उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था पॉपुलेशन रेशियो. पॉपुलेशन रेशियो हमें बताता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशंस, कि कितनी ट्रांजिशंस किसी पर्टिकुलर लेवल टू नेक्स्ट लेवल पे होंगी. वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन रेशियो कैसा है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे. तो हमें इन तीन पॉइंट्स के ओरिएंटेड ही पूरी स्टडी करनी है हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की. सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, या उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें बेसिकली कवर करना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में. इसी पॉइंट से पूरी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा जा सकता है. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक्चुअल में होती क्या है. उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे या इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे, हाउ इट कैन बी इंटरेक्टिंग विद द लाइट और द मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द केमिस्ट्री दैट इज अप्लाइड. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है. उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रोटर्स. फिर हमने चार टाइप्स के रोटर्स भी पढ़ेंगे. उसके बाद हमने जो पहली कंडीशन पढ़नी थी दैट इज बोहर कंडीशन, वो क्या है? एनर्जी लेवल बताता है, तो हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ना है. उसके बाद जो हमने सेकंड कंडीशन डिस्कस करी थी दैट इज द सिलेक्शन रूल. तो सिलेक्शन रूल्स के बारे में हमें पढ़ना है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में किन किन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होंगी, वो सिलेक्शन रूल बताता है. उसके बाद हमें पढ़ना है पॉपुलेशन रेशियो, और इसी पॉपुलेशन रेशियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिलेशन आता है दैट इज J max is equals to this value. This basically tells about the maximum population and this quantum number. So ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. उसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे एंड देन हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी नेट गेट में है वो डिस्कस करेंगे. सो आज की क्लास में बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन रखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टू रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिर हम इसका बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो स्टार्ट करते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें नाम से पता लग रहा है कि इट इज रिलेटेड टू समवट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. सो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, इसका मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बॉर्न ऑपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो क्या बताती है हमें, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप बताती है, और उसके अकॉर्डिंग, उस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास रोटेशनल एनर्जी का गैप होता है वो सबसे कम होता है. उसी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि उस अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये दो एनर्जी लेवल्स का गैप देखते थे रोटेशनल के लिए, तो ये डेल्टा ई ऑफ रोटेशनल सबसे कम था, देन डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशनल, देन डेल्टा ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. सो इस अप्रोक्सीमेशन से हमें ये चीज पता लगती है कि जो रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस होंगी ना, उनके लिए हमें क्या है, कोई लोअर वेवलेंथ या लोअर एनर्जी की लाइट चाहिए, जो क्या हमें सिर्फ ये वाली ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशंस को पॉसिबल करवा सके बाय बेसिकली फॉलोइंग द बोहर्स कंडीशन, जो क्या कहती है कि हमें डेल्टा ई की जितनी एनर्जी गैप चाहिए. तो अगर हम इसी रोटेशन एनर्जी की ट्रांजिशंस को अगर स्टडी करना चाहें तो हम इसमें क्या डालते हैं? माइक्रोवेव रेज. जो हम रेज का यूज करते हैं उसको कहते हैं हम माइक्रोवेव्स, बिकॉज दीज वेव्स हैव अ सफिशिएंट एनर्जीज which is equal to the energy gap of these rotational levels. So हमें by using these microwaves we just satisfying the Bohr's condition.
तो तभी हमें क्या मिलता है, ट्रांजिशन पॉसिबल होगी और तभी क्या मिलेगा हमें, रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट बेसिक थिंग है इसमें कि जो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इसको हम ऑल्सो भी कह सकते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं इसको। और जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो माइक्रोवेव का रेंज होता है ना, अगर हम हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी में बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है अप्रॉक्स 10 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज। इतनी एनर्जी की ये माइक्रोवेव, इतने इस रीजन में ये माइक्रोवेव एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम इस रीजन की लाइट अगर हम किसी भी रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे डालेंगे तो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। नाउ अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी कोई माइक्रोवेव किसी रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल पे इंटरेक्ट करती है तो वो कैसे, क्या ट्रांजिशंस को कैसे पॉसिबल होती है या उन ट्रांजिशंस कैसे अकर होती हैं, अब हम उस पे देखते हैं। तो जो सबसे मोस्ट, इसको बेसिक प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं जो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। सपोज हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो लाइट होती है, लाइट में क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और हमने देखा था कि मैक्स प्लैंक्स ने जो हमें एक रूल बताया जिसमें क्या बताया था, उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है ना, उसकी जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। सो इस मैक्सवेल के इस कंक्लूजन से हमें ये पता लगता है कि जो भी लाइट की जो एनर्जी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो अगर हायर होगी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा ना वो इंटरेक्ट करेगा मैटर से। तो इसका यही मतलब है, अगर हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल में या मैटर पे माइक्रोवेव रेडिएशन डालेंगे तो इस माइक्रोवेव रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा ना वही जाके तुम्हारा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इंटरेक्शन होती है। मान लीजिए अपने पास कोई दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज वी टेकन एज AB मॉलिक्यूल, AB मॉलिक्यूल। तो ये सिंपल एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमने बता दिया कि ये एक रिजिड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब ये इनके जो बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने मान लिया सिंपल कोई AB मॉलिक्यूल है और हमने इसमें क्या डाली, एक रेडिएशन डाली, दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशन डाली। अब हमें ये चीज तो पता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन डाली तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होगा, पर इसमें जो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, अब हमें इनकी इंटरेक्शंस के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा या कुछ ऐसा फिनोमिना इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये खुद की एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले। और वो कब होगा, जब इस मॉलिक्यूल पे परमानेंट डाइपोल होगा। परमानेंट डाइपोल का क्या मतलब है कि अगर सपोज दिस हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस बी हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम डाइपोल देखें तो इस तरह से होगा कुछ पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ डाइपोल इज अबाउट। तो अगर हम डाइपोल की बात करें तो यहाँ पे डाइपोल क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि इंटरेक्शन तभी होगी कि जब दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। जब भी कोई माइक्रोवेव रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसकी कुछ एनर्जी होगी, अगर वो एनर्जी इस जो मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से इक्वल हो जाए तभी क्या होगा, तुम्हारे पास एक्सचेंज या ट्रांजिशन होगी। पर अगर हम इसमें मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगा जब इसमें क्या होगा, अपने पास चार्ज होगा या परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी अपने पास कोई परमानेंट चार्ज मॉलिक्यूल होता है ना तो उनके इनवर्ड आउटवर्ड मोशन से। अब इनवर्ड आउटवर्ड मोशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम यही AB मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे AB मॉलिक्यूल लेते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इस मास से ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो ये पिक्चर है जिसमें क्या है, ये पॉइंट बताता है तुमको सेंटर ऑफ मास और ये क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए अगर ये
मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है इस सेंटर ऑफ मास से, तो क्या होगा, ये डेल्टा पी अगर हम रोटेशन देखें तो इसकी रोटेशन की पिक्चर कुछ इस तरह से होती है। यहाँ से ए, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बी, देन वी हैव ए विद अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। फिर कुछ देर बाद अगर हम इसकी रोटेशन देखेंगे तो इसकी पिक्चर बन जाएगी कुछ बी, देन वी हैव ए, देन वी हैव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरह से चेंज होगा। तो इन्हीं इनवर्ड आउटवर्ड मोशन से पहले क्या होगा, ये इस प्लेन में होगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से, फिर इन्हीं इनवर्ड आउटवर्ड मोशन से क्या होगा, ये चार्ज की इनवर्ड आउटवर्ड मोशन से ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, जिसको हम कहते हैं इन दिस केस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस का मतलब जो प्रोड्यूस किए मॉलिक्यूल ने बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑफ दिस माइक्रोवेव रेडिएशन। तो जब भी कोई माइक्रोवेव रेडिएशन, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करेंगे कि जब भी कोई माइक्रोवेव रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल में पड़ेगी जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास से क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और उसी रोटेशन से इनवर्ड आउटवर्ड मोशन से वो अपनी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एनर्जी जो माइक्रोवेव रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, उन दोनों की एनर्जी अगर इक्वल हो गई, इक्वल मींस उसी इक्वल एनर्जी के बेसिकली उस जब एनर्जी उनकी इक्वल हो गई तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। जब भी इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगी तब क्या होगा, जो ये ए बी मॉलिक्यूल है ना, ये अपनी ये माइक्रोवेव की जो एनर्जी की रेडिएशन की एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करके देन ओनली द ट्रांजिशंस बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जो हम क्वांटम में पढ़ते हैं कि हर मॉलिक्यूल में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उन्हीं के बीच में ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। अब वो ट्रांजिशंस को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल ट्रांजिशन होंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल्स होता है। तो अगर हम जस्ट कंक्लूड करें कि कौन से मॉलिक्यूल जो होंगे वो रोटेशनल एक्टिव होंगे, अगर हम इसको बेसिक, और इसको हम ग्रॉस सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर हम इसका ग्रॉस सिलेक्शन रूल देखें टू बी अ मॉलिक्यूल टू बी अ रोटेशनल एक्टिव, तो इसका ग्रॉस सिलेक्शन रूल क्या होगा, द मॉलिक्यूल टू बी rotational active, it must possess a permanent dipole moment. So this is what basically a cross selection or the mandatory condition to be a molecule to be a rotational active. तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में अगर हम बात करें कि कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव होंगे, तो इसमें एग्जांपल आता है लाइक वी हैव अ CO मॉलिक्यूल, वी हैव अ NO मॉलिक्यूल, वी हैव HCl, वी हैव CH3Cl, वी हैव अगेन लाइक वाटर, देन वी हैव HCN, all these kind of molecules are rotational active. अगर हम बात करें रोटेशनल इनएक्टिव की, अब इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट है। अगर हम बात करें रोटेशनल इनएक्टिव की, लाइक वी हैव H2, वी हैव N2, लाइक वी हैव Cl, all these kind of molecules which do not possess any dipole moment, जिनमें no dipole moment है, no dipole moment are rotational inactive, और जिनमें डायपोल मूवमेंट है ये क्या है, रोटेशनल एक्टिव। So this is basically a general introduction or basic principles of interaction of a microwave radiation with a rotational active molecule. Now इसके बाद हम ये तो अगर सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें कि लाइक वी हैव N2Cl2, इन सब CONO, इन सब मॉलिक्यूल्स में तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये रोटेशनल एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे। बट अगर अपने पास मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक वी हैव
CH4, SF6, C6H6, अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ गए तो इन मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल एक्टिविटी बताने के लिए हमें जो बेसिकली टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करने पड़ते हैं, और उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों में अगर हमें रोटेशनल एक्टिविटी बतानी है तो हमें कैसे बताना पड़ेगा, बाय यूजिंग टाइप्स ऑफ रोटर और रोटर मॉडल से। तो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है उसका होता है टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रोटर। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अगर हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस क्लासिफिकेशन को हम कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रोटर। अब हमारे पास कितने टाइप्स के रोटर होते हैं, हमें बेसिकली 4 टाइप्स के रोटर्स पढ़ने हैं। जो पहला है वो अपने पास है स्फेरिकल रोटर, स्फेरिकल रोटर, देन वी हैव सिमेट्रिकल रोटर, then we have asymmetrical rotor and the last one is linear। तो हमें इन 4 टाइप्स के रोटर्स पढ़ने हैं और इन्हीं बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। नाउ इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल यहाँ रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे है, उसी चीज को हम समझते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसको इरेज करते हैं, अगर हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ क्या होता है, तो सपोज कि कोई भी अगर 2 मॉलिक्यूल है, सपोज ए एंड बी, कोई भी 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे, ये हमने ये देखा है कि जब भी कोई लाइट इंटरेक्ट करेगी तो ये अपने सेंटर ऑफ मास से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। नाउ हर मॉलिक्यूल की अलग अलग एबिलिटी होगी टू इंटरेक्ट विद अ माइक्रोवेव एंड रोटेटिंग। नाउ उसी रोटेशन को अब जब तक हम इस मॉलिक्यूल में एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा। तो मान लीजिए सपोज अगर मैं मान लूँ कि ये अपने पास ए बी मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट ए बी मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास से रोटेट करूं तो अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो कितने रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो इसको कितना फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा टू दैट ऑफ दिस अट्रैक्शन दैट रेजिस्ट द रोटेशंस। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। सिंपल भाषा में इसका ये मतलब है कि इनर्शिया इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस टू द रोटेटिंग बॉडीज। तो इस रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स लगती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब वो क्या करती है, अब जो इनर्शिया होती है वो डिफरेंट एक्सिस पे हमें देखना पड़ता है। ये तो हमने सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, बट अगर हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, लाइक वी हैव मीथेन, लाइक SF6, तो इन सब चीजों में हमारे पास इन दोनों केसेस में आए जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट एक्सिस होंगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास से जो रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, उस बेसिस पे अपने पास बहुत सारी रोटेशनल एक्सिस होंगी। उन रोटेशनल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उन्हीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो इसका अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं I से, एंड इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्या होता है, समेशन ऑफ मास ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड द डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस रोटेट हुआ, उनका स्क्वायर। तो ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि इस क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बेसिकली हर एक्सिस पे डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक्सिस पे क्या होगा, मास अलग होगा मॉलिक्यूल्स का। जो आर की वैल्यू होगी, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस भी अलग होगा, मास भी अलग होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होगा। तो हर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो इन्हीं मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन्हीं की बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ और अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स। फिर हम उन हर रोटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन जो कोर टॉपिक है दैट इज द एनर्जी लेवल्स। हम डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की क्लास में हमें बेसिकली पढ़ा है कि बेसिक क्राइटेरिया, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसका बेसिक क्राइटेरिया, एंड हमने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।